हमने तो पूरा टाइम कनाडा में गुजारा था। तो जब मैं पहली दफ़ा यहाँ दुबई में हॉस्पिटल में गया तो मुझे लग रहा था मैं कोई 5 स्टार होटल में आ गया। मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं वो दिस कम थ्रू लिंक्डइन एंड थ्रू माय पर्सनल नेटवर्क। किसी को चेक कर रहा हो तो मैं सबसे पहले उनका लिंक्डइन प्रोफाइल देखता हूँ, वहीं से मुझे आइडिया मिल जाता है। प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है कि लोगों को शारजा से दुबई जाने में इतना टाइम लगता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन मेरा कोई पैशन नहीं है उसको सॉल्व करने का। मुझे लगता है कि मैं अबू धाबी में रहता हूँ और मैं किस तरह बोलूँगा मैं दुबई में रहता हूँ। दिस दिस फील्स ऑल हमने सबने करा हुआ है, लाइक आप एक किसी के सोफे पे जाके भी 6 महीने गुजार सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 2-3 बच्चे हैं, ये चीज़ें करना मुश्किल होता है। पॉइंट पे आ गए थे, हाँ, मेरा टैक्स भी बहुत हाई ब्रैकेट में आ गया। तो मुझे ये हो रहा था कि मैं और मेहनत क्यों करूँ? लोग कहते हैं ना कि कनाडा में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है जॉब्स का। मैं कहता हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हाँ, ग्रोइंग है। आप अगर अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं तो वो तो बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम अबरार, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक। नाइस टू मीट यू। और हमारी जो लास्ट इंटरेक्शन हुई थी उसके अंदर आई थॉट कि यू वुड बी रियली इंटरेस्टिंग पर्सन, क्योंकि आप कनाडा से मूव है उस टाइम पर जो बहुत सारे लोग कनाडा जा रहे थे उस टाइम पर, कोविड के टाइम पर। और बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि यूएई आ रहे थे क्योंकि सब कुछ बंद था। तो पहले तो थोड़ा सा अपना बताएं ताकि लोगों को पता चल सके कि आपका क्या बैकग्राउंड है और आपका यूएई आना पिछले 4 साल से कैसा रहा फ्रॉम कनाडा। और आपने इंटरेस्टिंगली मुझे ये बताया था कि आपने कभी दुबई, यूएई आप नहीं आए थे। हुँ। मूव नहीं किया था, मूव क्या नहीं किया था, आपने विज़िट भी नहीं किया था एज़ सच। तो उसके बारे में बताएँ, थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बताएँ एंड फिर उस पे बात करते हैं हम। हाँ, तो बाय द वे थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स रियली गुड टू बी हियर। नहीं, मैं ओरिजिनली तो मेरा ताल्लुक कराची से, पाकिस्तान से। तो मैंने अपने एजुकेशन ए लेवल्स करने के बाद आई वेंट कनाडा में गया था पढ़ाई करने के लिए। तो आई वेंट टू यॉर्क यूनिवर्सिटी टू माय इंजीनियरिंग, टोरंटो। एंड देन ओवर फिर वहाँ पे यही हुआ था कि अपनी करी आई स्टार्टेड आई गॉट अ वेरी गुड जॉब ऑफर फ्रॉम आईबीएम। तो काम शुरू कर लिया। मुझे my wife also met her, that they were settled. So like things just started going over there, and my parents वो आते रहते थे, कनाडा उनका विजिट लगता रहता था। तो काफ़ी तरह से हम सेटल थे। तो आई वुड से 20 साल बिफोर कमिंग हेयर, फ्रॉम द टाइम आई लेफ्ट पाकिस्तान आई वाज वेरी सेटल्ड, working in technology. I built one startup over there in payments by the name Lakoa, which got acquired and it's now called Known POS. तो सर सेटल थे, लेकिन फिर एक तरह से जो मेरा था कि मैं पाकिस्तान की तरफ आना चाह रहा था। और मेरा काफ़ी इंटरेस्ट भी था इस साइड पे आने का। तो वही 2020 में कोविड के टाइम पे एक कंपनी से मुझे एक अच्छी ऑफ़र आई थी। वो इसलिए भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी कि उसके अंदर ये था कि एक तो यहाँ पे आके उनकी ऑफ़िस को खोलना था हुँ, हुँ। और सेटअप करना था। तो एक तरह से ना मेरे लिए एक डिफरेंट किस्म का चैलेंज था। और काफ़ी कनाडा में चीज़ें कर चुका था, अपना बिज़नेस सेट किया था, काफ़ी कंपनीज़ कर लिया था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। हुँ। सो 2-3 आपका दफ़ा। वो रूट नहीं था जो नॉर्मली लोगों का होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो कनाडा में जो लोग नॉर्मल जॉब कर रहे होते हैं उनको जो टैक्सेशन होती है वो मार रही होती है। एंड हुँ। बहुत सारे लोग जो यहाँ मूव कर रहे होते हैं वो सिर्फ इस वजह से कि ज़ीरो टैक्सेशन है, बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। अगर आप बाहर से आ रहे होते हैं तो आपको बच्चों की एजुकेशन वगैरह फ्री हो रही होती है, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो नहीं, एक हाँ, वो भी था एक तरह से, लेकिन मैं उस पॉइंट पे था कि मैंने काफ़ी चीज़ें की भी थी। हाँ, तो मुझे ये था कि अब एक पॉइंट पे आ गए थे, हाँ, कि मेरा टैक्स भी बहुत हाई ब्रैकेट में आ गया था। हुँ। तो मुझे ये हो रहा था कि मैं और मेहनत क्यों करूँ? हुँ, और मुझे एक तरह से ना लाइक थोड़ी-सी इसको आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है कि काम करने की ज़्यादा, हुँ, इवन दो तो मेरे लिए इंसेंटिव नहीं बन रहा था। मैंने कहा क्योंकि अगर मैं 20% और काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो सिर्फ द 10% आ रहा है, तो मैं क्यों करूँ? मैं एक अच्छी जगह सेटल था, मेरी अच्छी जॉब थी, आईबीएम, मतलब आईबीएम वाटसन उसमें था। लेकिन एक तरह से आप सोच लें कनाडा में लाइफ़ भी थोड़ी-सी वो एक थोड़ी बोरिंग भी हो जाती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। हुँ, वहाँ पे वेदर भी होता है, तो जब सर्दी का वेदर होता है तो 3-4 महीने तो आप बर्फ़ हुँ, साफ़ कर रहे होते हैं हुँ, और उस किस्म की चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके अलावा इस साइड पे एंड देन पता था कि दुबई में चीज़ें भी हो रही हैं। एंड देन जो लोग आते हैं, अब आपको ही पता, अब तो मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, लाइक दुबई के अंदर काफ़ी मेरे लिए एक तरह से थोड़ा रिलेटेबल है कि
टोरंटो की भी बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है, हुँ, काफ़ी बड़ी पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी है। मेरा और बिजनेस पार्टनर इंडियन, वन ऑफ माय रियली गुड फ्रेंड्स, ही फ्रॉम बांग्लादेश। उस तरह से और काफ़ी हम इस एरिया में रहते थे, वो भी थे। तो सब जगह के लोगों से के साथ होता था और दुबई का भी उसी तरह का, तो मुझे आइडिया था। और दूसरा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था तो उस वक़्त दुबई से काफ़ी लोग आए थे, हुँ, जो उन्होंने अपनी एजुकेशन की थी, तो और एक चक्कर तो लगता रहता, लोग आ जा रहे होते थे उस तरह से। तो जब मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली थी तो मेरे लिए ये था कि चलो, मैं तो इस चक्कर में आया था कि कुछ नया एक्साइटिंग होगा। करने के लिए। हाँ, 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 मैं ये आया था कि मेरी वाइफ़ की भी जॉब थी, शी वर्क फॉर द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, उनके लिए ज़्यादा रिस्क था। लेकिन मैंने यही कहा था कि ये जाके ट्राई करते हैं। और मैं सोच रहा था 6 महीने देखेंगे क्या होता है। तो आपने जॉब छुड़वा दी थी अपनी वाइफ़ की हाँ। और 6 महीने के लिए आपने सोचा था कि आएँगे और वापस जाना होगा तो फिर क्या करेंगे? हाँ, मैंने यही सोचा था कि क्या करेंगे, कनाडा में वापस चले जाएँगे। हुँ, कनाडा में तो इट्स नॉट लाइक कि वहाँ पे कुछ चीज़ें हुँ, ख़त्म हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। उस तरह से तो आइडिया यही था कि ट्राई करेंगे और फिर सेटल करेंगे। लेकिन दुबई में आके आई वुड से कि तो देयर वाज़ अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी। और फिर अच्छा, ये था, वो टाइम था जब कोविड का साल था, अक्टूबर 2020 की बात है। कनाडा में लॉकडाउन लंबा हो रहा था, वहाँ हुँ, चीज़ें बंद थी। हुँ, तो जब मैं सबसे पहले तो आया था दुबई में ना, वो कर रहे थे थोड़ी-सी तरह से, क्या कहते हैं, फुल कैपेसिटी नहीं थी, कैपेसिटी पे कर रहे थे, लाइक वे थोड़ा बहुत खुला हुआ था। हुँ। तो उसकी और वजह से दुबई जब खुल भी रहा था तो पूरी दुनिया में दुबई ही जल्दी खुला है। हाँ, सबसे ज़्यादा जो पहले खुला था। हाँ। तो मैं यहाँ पे उस टाइम पे नहीं था जब उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया था। आप कब मैं आए थे यहाँ पर? अक्टूबर 2020। अच्छा, फिर तो ऑलमोस्ट हाँ, रिलैक्स हो गया था। हाँ। हुँ, और ये वही था कि आई थिंक वो पहली वेव गई थी, लेकिन दूसरी वेव आने वाली थी। हुँ, हुँ, तो हुँ, आए थे तो एटलीस्ट इतना था कि रेस्टोरेंट में आप जा सकते थे, हुँ, मास्क पहन के जाना होता था। हुँ, तो उस तरह से था। कनाडा में तो उन्होंने सब बंद कर दिया था, मॉल्स बंद, हुँ। काफ़ी लोगों के बिज़नेसेस बंद हो गए थे, और वहाँ वो मॉडल डिफरेंट मॉडल था, वो लोगों को पे कर रहे पे थे। कर रहे थे। हाँ, इन्फ्लेशन जब भी तो बढ़ी थी हाँ। उसके बाद से। तो हाँ, एक तरह से वहाँ उनका ये था कि आई थिंक यहाँ पे यूएई दुबई में तो ये ऑप्शन नहीं थी, नहीं, उन्होंने करा भी नहीं कि हम हुँ, लोगों को पे करें नहीं, हुँ, उस तरह से। लेकिन उन्होंने ये किया था कि जिन लोगों का था वहाँ पे, तो एक एक अच्छी बात है कनाडा की, मैं ये कहूँगा कि जो भी सर्कमस्टेंस सिचुएशंस हो, तो द गवर्नमेंट, देयर आर प्रोग्राम्स, हुँ, सपोर्ट इज़ अवेलेबल हुँ, इफ़ यू आर बिलो सर्टेन इनकम लेवल। तो उस तरह से वो कनाडा ऑपरेट करता है कि हेल्थ केयर फ्री है, एजुकेशन फ्री है। तो रिस्क, मतलब कि यहाँ आने का ये था कि मुझे इतना पता था कि कुछ नहीं होगा, वापस जाएँगे, कोई ना कुछ काम कर लेंगे, एटलीस्ट स्कूल और एजुकेशन और हेल्थ केयर का मसला तो नहीं होने वाला, हुँ, इतना पता था। तो उस सिलसिले में आए थे, बट नहीं, कमिंग हियर एंड थोड़ा शुरू में, आई विल बी ऑनेस्ट, कि दुबई में सेटलिंग वाज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो था, मैंने नई कंपनी के साथ भी काम शुरू किया था। एंड यू वर नॉट इन दुबई एक्चुअली यू वर इन अबू धाबी राइट? हाँ, एक पीरियड के लिए था, मैं महीने के लिए जब आया था, आई थिंक उस वक़्त अबू धाबी डायरेक्ट जा भी नहीं सकते थे। अच्छा सो आई ओके, डिड ऑल माय ओके, स्टफ, ओके, ओके। बट देन वी मूव टू अबू धाबी, हुँ, एंड आई स्टेड इन अबू धाबी फॉर 2 इयर्स, एंड देन 2 साल के बाद देन आई चेंज्ड माय जॉब एंड केम टू दुबई। अच्छा ठीक है। तो उस टाइम पर जब आप यहाँ पर आए तो आप कह रहे हैं 1 महीने में तो ठीक है सेटअप हो जाता है, सारी चीज़ें कर लेते हैं। उसके बाद हाउ डू यू फील नाउ कि वाज़ इट अ राइट डिस ऑफ कोर्स आपने 4 साल गुज़ार दिए तो कुछ तो बेहतर होगा डिसीज़न के अंदर। एंड देन हाउ डू यू थिंक अबाउट द सिटी और द कंट्री इटसेल्फ कंपेयर्ड टू लेट्स से द कंट्री यू आर कमिंग फ्रॉम कनाडा? तो और स्पेशली जो स्टार्टअप के अंदर आप काम कर रहे हैं, एआई के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये हुँ। सारी चीज़ें जो हैं वो कंपेयर करें अगर कनाडा से तो वो कैसी हैं? नहीं, हाँ, उसके हिसाब से मैं इस तरह कर सकता हूँ कि यहाँ पे आके फिर, क्योंकि मेरा था कि मैंने अपना एक और काम करना ही था, तो मुझे काफ़ी यहाँ पे अच्छी उस तरह से एनवायरनमेंट लगी। उसके हिसाब से के अंदर काफ़ी लाइक से क्या, वाइब्रेंट टेक्नोलॉजी का टेक कम्युनिटी, हर तरह से लोग हैं, देयर इज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ टैलेंट अवेलेबल। और दूसरी बात है, दुबई में है ना, इट्स लाइक लिटिल सेंट्रल, मेरी प्रॉक्सिमिटी विद पाकिस्तान, इंडिया, हुँ, बांग्लादेश, इवन इंडोनेशिया, दैट्स वेयर माय टीम ऑपरेट्स फ्रॉम। हुँ। सो आई मीन, लाइक टाइम जोन के हिसाब टाइम से मैं ज़ोन बिल्कुल बीच में पड़ता हूँ, 100% हुँ, कि सुबह को आप सिंगापुर, इंडोनेशिया के साथ काम कर लें, और होते-होते रात शाम तक आप टोरंटो के साथ काम कर रहे होते हैं। तो आप एक तरह से बीच में पड़ते हैं। कनाडा में ना आप एक कोने में होते हैं,
अ, एक्सट्रीम होते हैं। हाँ, वो एक कोना है दुनिया का, मैं उस तरह कहूँगा, जैसे फिर उसी तरह से जैसे सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया भी दूसरा कोना है। हुँ, तो ये जनरली स्पीकिंग ये पूरा रीजन एक तरह से सेंट्रल पड़ता है, हुँ, एक काम करने के हिसाब से। दूसरी बात है कि हाँ, तो मेरे लिए द कंपनी आई स्टार्टेड सारा एआई रिसेंटली, जिसके अंदर हम बेसिकली डेवलपिंग एआई एजेंट्स फोकस ऑन द एसएमई स्मॉल बिजनेसेस। उसको काम शुरू करने का मुझे यही था कि यहाँ पे दुबई के अंदर एआई पे बहुत काम हो रहा है, लॉट ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल, यहाँ पे काफ़ी उस तरह से कम्युनिटी डेवलप हो रही है और गवर्नमेंट काफ़ी इसके अंदर काम भी कर रही है। भी कुछ हफ्ते पहले हमने यहाँ लॉन्च किया था दुबई एआई वीक, सो there's a whole week dedicated to AI. और उसके हुँ, अंदर there were multiple events, including Dubai AI Festival, where I showcased सारा AI। और उसके अंदर think कोई 10,000 people came to Dubai। हुँ, और मुझे कॉन्फिडेंट लगा लाइक लॉट ऑफ पीपल केम यूएस से, यूरोप से। तो दुबई इज़ क्वाइट सेंट्रल, और यहाँ पे इवेंट्स जो हो रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। और दूसरी बात है कि दुबई में आने का एक तो विज़िट करने के लिए कहीं, जहाँ कहीं से भी, पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, एक्सेसिबिलिटी बहुत ईज़ी है। लोग आने का, हाँ, और लोग प्रेफ़र करते हैं, स्पेशली जो मंथ्स होते हैं, जो हमारे मेन टूरिस्ट सीज़न होता है, हुँ, अक्टूबर से लेके आई वुड से अप्रैल अप्रैल तक। तक, हाँ। उसके अंदर तो लाइक एक तरह से मुझे अब तो मुझे लगता है 4 साल हो गए, उस टाइम में लोगों को बहाना चाहिए होता है दुबई जाने का। हुँ, तो काफ़ी एक्टिविटी होती है। बीइंग लिविंग हियर लोकली, बीइंग अ नाउ आई वुड से लाइक अ रेज़िडेंट, थोड़ा-सा उस टाइम में हमें फ़ील होता है। हुँ, ट्रैफ़िक बढ़ जाती है, हुँ, कहीं भी आना-जाना हो रहा होता है, काफ़ी बिज़ी हो जाता है। लेकिन नहीं, बहुत वाइब्रेंट जगह है। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि दुबई में ना देयर इज़ समथिंग फॉर एवरीवन। तो अगर आप, स्पेशली फॉर फैमिलीज़, पीपल विद किड्स, हुँ, और ये मैंने एक डिफरेंस नोटिस किया था कि ओवरऑल आई वुड से दिस होल रीजन, सऊदी, कतर, बहरीन, स्पेशली दुबई एंड ऑल, कि यहाँ पे जिन लोगों के बच्चे हैं, तो किसी भी छोटे मॉल में चले जाएँ, किसी जगह जाएँ, उनके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। कनाडा में ये था कि जब हमारे बच्चे छोटे भी होते थे, तो काफ़ी वहाँ पे आई वुड से कनाडा और यूरोप के अंदर ना वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे बच्चे कम करते हैं, हुँ, लोकल होता है हमारा वो, और 2-1 होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। लाइक बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ जगहों पे उन्होंने अच्छा किया हुआ है, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं तो हर जगह आपको उस लेवल की चीज़ नहीं मिलेगी कि उनके छोटे से प्ले एरियाज़ हों या चीज़ें हों हुँ, उस हिसाब से। तो लेकिन यहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ हो, तो और स्पेशली आई वुड से बीइंग इन दुबई, सो मेनी अम्यूज़मेंट पार्क्स, सो बीच, बच्चों के लिए तो मैं बल्कि यही बोलता हूँ कि आई थिंक अपने बच्चों को बोल रहा होता हूँ कि यार दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी इफ यू आर अ चाइल्ड। हाँ, सेफ है, सेफ है, सेफ है, सेफ है। सिक्योर है, मुझे हाँ, कोई फ़िक्र नहीं है, और कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं किसी मॉल में होते हैं तो हमें फ़िक्र नहीं होती। तो वहाँ पे हाँ, ये फ़र्क था कि जब मैं इवन अपने बच्चों के साथ अगर हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तो हम लाइक हमें नज़र रखनी पड़ती थी कि कुछ कोई कोई और एक्टिविटी ना हो, और एक थोड़ा कंसर्न रहता था उस तरह से। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो वो मुझे लंदन की जो सिचुएशन बता रहे थे वो लोग। इनफैक्ट आप भी अभी थोड़ी देर पहले जो अयान से बात कर रहे थे, मेरा जो बेटा है, उससे भी कह रहा था कि फ़ोन जो है ना अपना, अगर आप हुँ, कनाडा जाते हैं तो आपको इतना आराम से जो है ना, मतलब स्नैचिंग भी हो सकती है। लंदन में तो हो रही है स्नैचिंग, मेरे अपने दोस्त के साथ हुई है हाँ, फ़ोन्स की पूरे स्नैचिंग। यूरोप में। पूरे यूरोप में। पाकिस्तान में तो होती ही है, हमें पता ही है, क्या कराची में से हम लोग हैं तो हमें तो वी आर यूज्ड टू ऑफ इट फ्रॉम देयर, बट इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि लंदन जैसी जगह पर पहले होती थी कि वो जो होती थी ना, चोरी हो जाती थी। आपने कहीं बैग रख दिया, वो उठा के कोई हुँ, चला गया, तो इतना सेफ नहीं होता था। जैसे यहाँ पर तो आप जाएँगे, आप मॉल के अंदर अपना फ़ोन रख दें टेबल हाँ। के ऊपर, तो यू आर रिजर्व्ड द टेबल नहीं, ऑन द फूड कोर्ट। अभी रिसेंटली तो वार्निंग भी आई थी, स्पेशली फॉर वो टारगेट करते हैं। हुँ। तो वहाँ पे आता है कि आप घड़ी पहन, मैं लंदन में होता हूँ ना, मैं अपनी घड़ी नहीं पहनता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ, मैं अपने कैश और एक क्रेडिट कार्ड जेब में रख कर, अच्छा, अच्छा, वॉलेट इतना भी नहीं। इतना इतना आप कर रहे हैं वहाँ पर। मतलब मैं लंदन गया, हम लोग गए तो थे 2017 में लास्ट। तो हाँ, मैंने अपने बच्चों को फैमिली को बता दिया था कि भाई ये वो नहीं है कि आप गाड़ी में बैग जो है ना, लैपटॉप बैग इन पब्लिक व्यू रखें, हुँ, आपको अपना बूट में रखना पड़ेगा और नज़र नहीं आनी चाहिए कोई चीज़। इस लेवल की सिक्योरिटी थी, लेकिन फ़ोन यूज़ करना, मैप्स यूज़ करना, ऑफ कोर्स आप सेंट्रल लंदन में घूम रहे हैं तो आपको हुँ, चाहिए हुँ। होगा।
लेकिन अब मैंने सुना है कि वो भी जो है ना थोड़ा कॉशियसली आपको करना चाहिए, हाँ। उस तरह की चीज़ भी। नहीं, मैं ये तो जस्ट कमिंग बैक टू व्हाट आप जो कह रहे थे ना, दुबई में जो रहते हैं बहुत टाइम पीरियड पर, स्पेशली बच्चे वगैरह, तो ये एक है कि एक तरह से एक बबल भी बबल है बन जाता है। हाँ। कि लोग अच्छे हैं और सेफ्टी, सिक्योरिटी तो हमें यही बताना पड़ता है जब हम, और अगर जब हम भी यूरोप जा रहे होते हैं या फिर जब इन जगहों पे जाते हैं ना, तो 1-2 दिन अपने आप को थोड़ा-सा कस्टम करना पड़ता है। रीओरिएंट करना पड़ता है कि उस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हो रहा है। और दूसरी बात, इवन आई वुड से, इवन अगर कराची या जहाँ से मैं ओरिजिनली हूँ, वहाँ पे इतने इंसिडेंट्स होते रहते हैं, बातें होती थी, लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन यस, आपको एक बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ रहती है, स्पेशली अगर आप रात को निकले हुए हैं और किसी सर्टेन एरियाज़ में घूम रहे हैं, यू हैव टू बी कॉशियस। सो ये एक्चुअली दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंस आई वुड से एक अबाउट एक दुबई। चीज़ यहाँ पर ये है कि ये सिर्फ़ दुबई में नहीं है, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, बाकी चीज़ें तो ठीक है, एमेनिटीज़ जो है ना वो कहीं कम हो सकती हैं, कहीं ज़्यादा हो सकती हैं, ब बट ओवरऑल यूएई चाहे आप बॉर्डर तक चले जाएँ, आप डेज़र्ट में चले जाएँ, वो जो आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो फ़ील आती है ना, बल्कि मैं अभी एक इंस्टाग्राम चैनल देख रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त उसकी रील्स होती हैं, वो 4x4 उनकी जो गाड़ियाँ फँसती हैं डेज़र्ट में, तो हुँ, वो टीम है जो कि उनको रिकवर करके हुँ, लेके आती हैं और वो कहाँ मतलब रिमोटली भी जो लोग फँसे हुए होते हैं, उनको भी पता होता है कि अगर आपके पास लेट्स से सेलुलर सर्विस नहीं भी है, तब भी अगर आपके पास सैटेलाइट फ़ोन है, तो आपके पास गाड़ी पहुँच जाएगी। हुँ, आपको सिक्योरिटी मिल सकती है। सो दैट इज़ द फीलिंग जो यहाँ पर मिलती है, जो कि आपको बहुत सारे मुल्कों में नहीं मिलती। अगर आप फँस जाते हैं लेट्स से माउंटेनियस रीजन में कहीं फँस जाते हैं, यहाँ पर रासल खैमा के अंदर जो माउंटेन वगैरह है, वहाँ पर लोग कितने फँसते हैं और ऑल्दो कि पुलिस कर्व करती है, हुँ। लेकिन फिर भी लोग चले जाते हैं, जस्ट फॉर एडवेंचर। वहाँ फँसते हैं, हेलीकॉप्टर से सेव होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। जो दूसरी चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि जो बहुत सारे लोग बात करते हैं कनाडा में आजकल हेल्थ केयर का, तो वो इस तरह से अभी क्या सिचुएशन है आपको पता है? जो आपने देख लिया अब यहाँ पर दुबई में अगर आपकी इंश्योरेंस है, तो यू आर ऑल सॉर्टेड। फिर आपको मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने तो पूरा टाइम कनाडा में गुज़ारा था, तो जब मैं पहली दफ़ा यहाँ दुबई में हॉस्पिटल में गया था, तो मुझे लग रहा था मैं अपने कोई 5 स्टार होटल में आ गया। कौन से हॉस्पिटल में गए तो थे आप? ये हम यहाँ जाते हैं मेडी क्लिनिक, ओके, सही है। इन्हीं के हॉस्पिटल होते हैं, और मैं वहाँ गया था, अबू धाबी में, नाम नहीं याद आ रहा है। बर्जील जो अच्छा था, लेकिन जो भी था, मतलब कि ओके। एक होता है ना, हॉस्पिटल में आ रहे हैं, वहाँ पे वैले पार्किंग है, हुँ, रिसेप्शन पे कोई बंदा आपसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है, ये हुँ। सारा मतलब कि होटल वाली फीलिंग होती है। जब फर्स्ट टाइम आप गए हाँ, थे जब आप? मैं फर्स्ट टाइम गया था, हाँ। तो दैट वाज़ वेरी मच लाइक, और मेरी वाइफ़ को भी एक प्रोसीजर करना है, उनको गेट लाइक शी इज़ गेटिंग, तो अगेन इट्स अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, हुँ, एंड दैट्स व्हाई, 'कॉज़ द जॉब आई हैड, वी हैड अ रियली गुड इंश्योरेंस व्हेन वी केम। लेकिन जो कंट्रास्ट ये था, तो मेरे लिए यही था कि हाँ, वहाँ पे हेल्थ केयर फ्री होती है, लेकिन हम वहाँ का ना, लाइक काफ़ी, वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ सबसे बड़ा चक्कर ये होता है कि आप जब जाते हैं, आपको पार्किंग के लिए काफ़ी महँगी पार्किंग पे करनी पड़ती है। हुँ। तो बंदा ये भी सोच रहा होता है कि हेल्थ केयर फ्री, लेकिन पार्किंग जो होती है ना, वो यू एंड उसका उसका खर्चा होता है। यू कैन नॉट एक्सेस अ स्पेशलिस्ट और टू स्टार्ट विथ पहले आपको जीपी के पास जाना होगा ना, यहाँ तो आप स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं डायरेक्टली। हाँ, बिकॉज़ इंश्योरेंस बेस्ड है ना, तो यहाँ पे बेसिकली बिज़नेस मॉडल है इसके भाई, तो यहाँ पे उसका अगर स्पेशली अगर इंश्योरेंस अच्छी होती है, उन्होंने तो उसको बिल कर देना है। हुँ, तो वो यहाँ पे चक्कर ये होता है कि वो आपके 4 एक्स्ट्रा टेस्ट भी डाल देंगे, बिल्कुल। और वो आपको अच्छे रूम में भी डाल देंगे और सब कुछ कर लेंगे, बिकॉज़ उनका हुँ, दैट्स हाउ द इंश्योरेंस मॉडल वर्क। हुँ, कनाडा में इट्स ऑपोज़िट, हुँ, तो इट्स अ पब्लिक हेल्थ केयर। पब्लिक हेल्थ केयर का मतलब है कि लाइक द गवर्नमेंट इज़ पेइंग फॉर इट थ्रू योर टैक्स। तो वहाँ पे सर्विस लेवल डिफरेंट है, और वो इसीलिए जो बता रहा था कि लाइक उनको सबके लिए प्रोवाइड करना पड़ता है। तो कनाडा के अंदर लाइक 34 मिलियन पीपल नाउ, तो उन सब के लिए उनको एक सर्टेन लेवल प्रोवाइड करना है, हुँ, उस हिसाब से तो करते। तो वो टियर बेस्ड सिस्टम, जिसके अंदर ये होता है कि पहले आप अपने एक फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, जब उसे अपॉइंटमेंट मिलता है, फिर वो स्पेशलिस्ट को रेफ़र करता है, फिर वो आपका करता है, तो करते-करते ना लाइक 2-3 महीने इन्हीं में निकल जाते हैं इन चीज़ों में। लेकिन हुँ। वो हर पॉइंट पे ना एक तरह से ट्राइज कर रहे होते हैं, कि देख रहे होते हैं कि कितनी आपकी सिचुएशन ख़राब है। लेकिन जो मैंने देखा है, एटलीस्ट इन मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन थ्रू फैमिली एंड ऑल, जैसे वन ऑफ माय आंट्स, उनको लाइक शी वाज़ डायग्नोज्ड विद कैंसर, तो जब उनके लिए अर्जेंट चीज़ आती है, तो वो फ़ौरन से उसको कर लेते हैं। उस तरह से द तो वो प्रॉब्लम प्रायोरिटी डालते हैं, द लेकिन द प्रॉब्लम इज़ वो जब तक डायग्नोज़ हो रहा है, उसमें जो टाइम ज़ाया हो रहा है, जैसे मैं 2 केसेज़ को जानता हूँ ऐसे जिसमें कैंसर डायग्नोज़ हुआ था मेरे कज़न को एंड देन उसमें जो हमें फ़ील हुआ कि उसमें डायग्नोसिस में बहुत टाइम लगा।
जिसकी वजह से वो स्प्रेड आउट हुआ और जब वो डायग्नोज़ हो गया, उसके बाद वो सारी जो जो उसको फैसिलिटीज़ मिली वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, सब कुछ सही था बट इट वाज़ टू लेट एट द बाय दैट टाइम। और जो दूसरा मैंने एक केस देखा था एक केस नहीं मल्टीपल केसेस जिसमें हुँ, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो डायग्नोसिस होता है, उसमें अगर वो डायग्नोज़ कर भी लेते हैं तो उनकी सर्विसेज़ आने में बहुत टाइम लगता है। और मैंने हुँ, ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो कि कनाडा से मूव हुए हैं यूएई ऑल्दो कि उनके पास बहुत अच्छी जॉब नहीं थी बट जस्ट मूव हुए ताकि यहाँ की जो प्राइवेट हुँ, जो सर्विसेज हैं वो ले सकें ऑटिस्टिक बच्चों के लिए जो थेरेपीज़ होती हैं उसको वहाँ पर वो एक्सपेंसिव भी पड़ रही थी हुँ, और वो डिले भी हो रहा था अगर प्राइवेट लेते। अगर आप वो गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई करेंगे तो उसमें इतना टाइम लग रहा था कि फिर वो ये जो टाइम होता है ना शुरू का, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी हो, चाहे वो ऑटिज़्म के अंदर आपको कोई हुँ, थेरेपीज़ करनी हो, अगर वो देर हो जाती है तो फिर वो फिर उसका फ़ायदा उस तरह से रहता नहीं है। हुँ। नहीं, नहीं, वो उसकी चक्कर वही है ना, ऐसा कैपेसिटी का मसला है हुँ, कि अगर और ये हमें तो नहीं पता होता, लेकिन अगर एक सर्टेन पॉइंट पे अब उनके पास एक कैपेसिटी वहाँ आप 1000 पेशेंट्स को वो हैंडल कर सकते हैं एक गिवन पीरियड में। अगर 1200 आ जाएँगे, तो फिर वो 200 लोगों को वेट करना पड़ेगा, उनकी नीड्स पे डिपेंड करता है। और मेरे ख़्याल से हेल्थ केयर तो इज़ लाइक अ पर्सनल थिंग राइट? अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपके लिए सबसे अर्जेंट है। ना मुझे भी हो चुका है ये कि मेरे अगर छोटी-सी चोट भी लगी हुई है मेरे बच्चे को, तो मेरे लिए वो अर्जेंट है। हुँ। लेकिन वहाँ सामने दूसरा बंदा बैठा है, उसकी टाँग टूटी हुई है, 100% वो लेकिन सिस्टम के अंदर आके वो ज़्यादा अर्जेंट चीज़ है, तो मैं बाहर बैठा हुआ हूँ अपने। हुँ। लेकिन जब मैं प्राइवेट का चक्कर ये होता है कि यहाँ पे मैं जाता हूँ क्योंकि मैं कनाडा पे में कर रहा प्राइवेट हूँ। नहीं है ना? अब ऑप्शन भी नहीं है प्राइवेट का आई बिलीव। कनाडा में प्राइवेट नहीं, प्राइवेट एक उस तरह से हो सकता है कि अगर आप पे करना चाहें, हाँ, कुछ की सर्टेन चीज़ें जो अवेलेबल नहीं होती हैं, आपको पे करनी पड़ती है और उस तरह से लाइक इट्स लाइक वो यूके वाला मॉडल नहीं, टू यूके टियर में है दोनों चीज़ें, हाँ, द आप टू प्राइवेट टियर जा सकते मॉडल इज़ नॉट अवेलेबल, हो। वहाँ ओके। पे इसी तरह से होता है। तो यहाँ पर आप जब मूव हुए हैं यहाँ पर तो वहाँ से लोग पूछते हैं आपसे क्योंकि मेरे ख़्याल से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कनाडा में इस वक़्त जो लोगों को फ़ील हो रहा है वो हेवी टैक्सेशन का है। आप 150,000 से ऊपर जाते हैं और आपके ऊपर टैक्सेस जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आते हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं बच्चों के वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं आई हुँ, बिलीव। हुँ। तो वो मैं दोस्तों से जब बात करता हूँ तो कहते हैं कि यार मतलब फिर कोई फ़ायदा रहता नहीं है। 150 के ऊपर जाने के बाद 200,000 के दरमियान के बाद जब ऊपर जाते हैं, फिर जैसे एज़ यू सेड कि इंसेंटिव ख़त्म हो जाता है आपको मेहनत करने का अनलेस एंड अंटिल यू हैव गॉट सम इक्विटी और हुँ। किसी और तरह से आपको कंपनसेशन मिल रही हो। नहीं एक्चुअली लास्ट आई वुड से सिंस जब से मैंने मूव किया है 4 साल से जो कनाडा में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, देयर हैज़ बीन अ अच्छा इकोनॉमिक आप आए थे कोविड के टाइम पर, तो उस टाइम तक सही था? क्यों मैं निकला था हाँ, उस टाइम लाइक कनाडा की इकोनॉमी ना लाइक इट ऑपरेट्स एट अ सर्टेन पेस। तो हुँ, वहाँ पे कोई दे डोंट नीड लाइक अ थिंग बड़ी उनको एक्टिविटी नहीं कर रहे होते। लेकिन जो चक्कर है वहाँ पे वो ये है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, हुँ, वो हुँ, बढ़ी है। हुँ, स्पेशली इन एरियाज़ लाइक टोरंटो, बिग सिटीज़। हाउसिंग महँगी हो गई है, तो रेंट्स, मॉर्गेजेस ऊपर गए हैं। तो जब आपकी मतलब कि आधी से इस तरह का वहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि आपकी जो भी पैसे आ रहे हैं, पहले तो 40% गए टैक्सेस में। फिर आपके पास जो बचा 60% उसमें से आधा निकल गया रेंट मॉर्गेज में। तो फिर आपके पास मतलब कि अगर आप समझे अगर $100 बना रहे हैं तो 40 तो वहाँ तो 60 में से 30 निकल गए। तो फिर आपको $30 पे अपना मैनेज बाकी करना है। चीज़ें करनी है। $30 में आप $30 में आपको मतलब खाना भी खाना है, गाड़ी के भी पैसे करने हैं, जो भी एंटरटेनमेंट करनी है, जो भी करना है। तो ये पिछले 4 साल में स्पेशली इन द बिग सिटीज़ उस तरह से। तो अभी जो सिचुएशन हो गई ना कि लोग अभी जो पिछले 4 अगर वो आ रहे हैं, उनके लिए फ़ॉरेन से एक रीज़नेबल बड़ी अकोमोडेशन को रेंट करना भी और ख़रीदना भी, दोनों ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुए हैं। हुँ, और क्योंकि सब चीज़ें बढ़ गई हैं, ये चीज़ें हुई हैं उस तरह से। तो ये मैंने भी देखा है और इसीलिए जो मेरे भी जानने वाले हैं, मुझे कर रहे होते हैं कॉन्टैक्ट, वो इसीलिए लोग कर रहे होते हैं। और फिर दूसरी साइड पे दुबई के अंदर चीज़ें क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव रही है, लोग आए हैं, दुबई की अपनी मार्केटिंग भी रहती है। और पिछले 4 साल में ये भी रहा है ना कि जितने भी इधर-उधर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसके हिसाब से लोगों ने यहाँ पे वैसे ही मूव करना शुरू करा है। तो वही होता है कि कभी कोई जब लोग आ रहे होते हैं तो फिर उससे और लोगों को भी पता लगता है। और फिर उनको भी होता है जैसे अगर एक बंदा आ गया तो उसके जो भी 10 दोस्त लोग हैं वो कहते हैं अच्छा चलो हुँ, अब एटलीस्ट हम विज़िट कर सकते हैं। हुँ, तो एक नंबर भी ऊपर गया और आई थिंक दुबई
बिकॉज आई थिंक व्हाट वाज दैट, आई थिंक 2008 2009 में जब क्रैश हुआ था, फाइनेंशियल ग्लोबली हुआ था, 2008 में हुआ था, हाँ। तो उसके बाद दुबई ने आई थिंक दे लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट, उन्होंने काफ़ी रिकवर किया है। और मेरा जो व्यू है कि आई थिंक 4 साल तो मैं यहाँ रह ही रहा हूँ, तो उन्होंने की जो पॉलिसीज़ रही हैं वो एक तरह से देव ओपनड इट अप मोर। वीज़ा मीन पाकिस्तानियों के लिए नहीं, हाँ, लेकिन बाकी सब जगहों से उन्होंने काफ़ी ईज़ आउट कर दिया। उन्होंने देव कम अप विद लाइक फ्रीलांसर वीज़ा। अभी जो लोग आ रहे होते हैं स्पेशली फ्रॉम वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज़, उनके लिए आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो तो इनकरेज करते हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि दुबई मेक्स मनी ऑन टूरिज्म। हुँ। तो जितने लोग आएँ, जितना वो टाइम लगाएँ जॉब ढूँढने में या घर ढूँढने में, तो उनके लिए अच्छा होता है मैं कि अभी एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था और इट वाज़ रिवीलिंग फॉर मी एज़ वेल कि एक तो ये कि एक और मैंने देखा था ड्राइविंग लाइसेंसेस दे रहा था दुबई कोई 4000 पर डे के हिसाब से। तो बहुत बड़ा नंबर है, 4 अभी देख लें ट्रैफ़िक का क्या हाल है। दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट्स थे कि 1000 रेज़िडेंट्स पर डे दुबई में आ रहे हैं। यानी कि वो टूरिस्ट की बात नहीं हो रही, ये वो लोग हैं जो लोग रहेंगे दुबई में। तो वो जो बबल वाली बात है, आपको क्या लगता है बबल है इस वक़्त स्पेशली जब प्रॉपर्टी मार्केट की बात करते हैं या लेट्स से हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं न क्यों नहीं, मेरे जो मैंने नहीं, दुबई का इतना मुझे नज़र आया, जो और मेरे लिए भी ये बहुत एक जिसे कहते हैं इंस्पिरेशनल चीज़ है कि ये यहाँ पे ना ये लोग अपने लिए टारगेट सेट करते हैं। तो दुबई का भी टारगेट है उनको टू गेट द पॉपुलेशन अप टू 5.4 मिलियन? मिलियन हुँ, बाय 2030। हुँ। अभी आई थिंक पॉपुलेशन जो 3.2 पे, शायद इससे भी और ज़्यादा है। 4 साल पहले आई थिंक, हाँ, दे क्रॉस्ड इनटू 3 मिलियन। हुँ, और वो एक तरह से उसको एडिशन कर रहे हैं, और ये रेजिडेंट्स की पॉपुलेशन है, दिस इज हुँ, नॉट इंक्लूडिंग द टूरिस्ट, हुँ, जिसके हिसाब से चीज़ें आ रही होती हैं। तो जो मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, लाइक एम्बिशियस टारगेट सेट करते हैं। हुँ, पर्सनली स्पीकिंग, लाइक जब यू जितनी डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही होती है, और जब मैं यहाँ पे जो पुराने लोग हैं उनसे बात कर रहा होता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती थी, और इतने पहले नहीं, 10 साल 15 साल पहले, और जिस तरह इन लोगों ने उन चीज़ों को डेवलप किया है, तो इनके प्लान्स हैं, और आई थिंक देर हिटिंग दोज नंबर्स, एंड आई डोंट सी एनी रीज़न व्हाई दे वोंट बी हिटिंग दोज नंबर्स, स्पेशली अगर आप अपने इर्द-गिर्द देखें दुनिया भर में, जिधर-उधर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और ये भी एक वजह है यहाँ पे अपना फॉर मी टू जस्ट लिव हियर और स्टार्ट माय कंपनी। मुझे पता है कि यूएई इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफ दीज़ ग्लोबल हुँ, पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट स्टफ, हुँ, राइट? हुँ। उन्होंने अपने आप को अलग रखा हुआ है, इट्स एन ओपन प्लेस, सबके साथ रिलेशनशिप रखी हुई है। सो फ्रेंड्स क्विकली मैं एक चीज़ ज़रा रिमाइंड करवा दूँ आप लोगों को कि ये चैनल जो है इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, रीलोकेशन के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर और इस तरह की और डिफरेंट निशेस के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली डिबेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस भी भेजते हैं, मैं Q&A सेशंस भी करता हूँ, मैं वन ऑन वन सेशंस भी करता हूँ, इसके अलावा हम ईमेल्स के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें लिमिटिंग होती हैं और इनमें उस तरह का स्केल नहीं आ पाता, तो इसकी वजह से मैंने कम्युनिटी भी फॉर्म की हुई है और मेरे एक फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जो कि आप अगेन लिंक में मौजूद है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप लोगों को नीश किस्म की एक कम्युनिटी चाहिए जिसमें लोग कम हों बट उसमें प्रोडक्टिव बात हो सके, क्योंकि जब डिस्कॉर्ड पे बात करते हैं तो उसमें लोग ज़्यादा होते हैं और जब भी आप फ्री कम्युनिटी की बात करते हैं उसके अंदर 1000 लोग होंगे अगर एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें नॉइज़ी हो जाती हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरी पेड कम्युनिटी है जिसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं है, $13 पर मंथ के ऊपर उसकी अमाउंट है और उसमें पूरी दुनिया से लोग हैं। अभी कम्युनिटी का साइज़ कम है, ऑलमोस्ट कोई 10 20 तो नहीं, 10 12 13 इस तरह के मेंबर्स हैं इस वक्त और हम लोग डिफरेंट किस्म की बात कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अपने अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही होती हैं। स्टॉक्स सिग्नल की कोई कम्युनिटी नहीं है। अगर किसी ने मुझसे 1-2 दफ़ा पूछा भी है तो मैं स्टॉक सिग्नल्स नहीं दे रहा होता, ना इस तरह की कोई कम्युनिटी है हमारी। तो ये जो कम्युनिटी है अगर आपको जॉइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक इसका मौजूद है। उसको पे करके आप जॉइन कर सकते हैं। अगर आप अभी जॉइन करते हैं तो आपको ये फ़ीस देनी होगी और अगर ये कम्युनिटी जब ग्रो होती है उसके बाद हम इसमें फीचर्स ऐड करते हैं, तो जो पायनियर मेंबर्स होंगे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी फ़ीस चेंज नहीं होगी और जो आने वाले मेंबर्स होंगे उनको नई फ़ीस पे करनी होगी। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप जॉइन करें और लेट अस कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच।
अच्छा इसमें मैं जो देखता हूँ वो लोग इस तरह के मुझे नज़र आते हैं जो पहले सोच भी नहीं सकते थे हम। यानी कि उसके अंदर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो फ्रीलांसर्स हैं या लेट्स से जो लोग मल्टी मिलियनेयर्स हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ यहाँ पर जो यूके से मूव किए हैं, 1 मिलियन पाउंड के करीब का उनका बिज़नेस टर्नओवर था। नाउ दे आर हियर, वो कह रहे हैं भई मेरी तो कंपनी की कॉस्ट है, जो बन रही है, प्लस ये कि थोड़ा बहुत टैक्स जो मुझे कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है वो होता है और बाकी चीज़ें मेरे जेब में आती हैं, जबकि यूके में मुझे 50% से ऊपर का टैक्स हुँ, लग रहा था। तो इमेजिन कि वो और वो बीइंग अ बिज़नेस आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते जब जिस तरह से वो पैसे आ रहे होते हैं। तो यूट्यूबर्स हो गए या लेट्स से कंटेंट क्रिएटर्स फ्रीलांसर्स, अमेज़न पे काम करने वाले वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर भी $10,000 $20,000 के करीब बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बैठकर अपना इस तरह का रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में रहने की ज़रूरत है नहीं, इंटरनेट के मसले हैं वहाँ पर, ओवरऑल सेफ्टी सिक्योरिटी अगर आप हुँ। अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट टू गो टू दुबई और यहाँ पर छोटी-सी एक फ़्लाइट लेकर आप आ सकते हैं। सो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है यहाँ पर जो अबू धाबी और दुबई के दरमियान डिफ़रेंस नहीं पता उनको। जब वो लोग यहाँ पर आए थे हालाँकि ट्रैवल्ड थे लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अबू धाबी क्या है और दुबई क्या है। सो जब हुँ। आप आ रहे थे यहाँ पर तो आपको पता था कि अबू धाबी और दुबई में क्या डिफ़रेंस है और यू वर ओके थोड़ा-सा आइडिया था, लेकिन मेरा आना कब था क्योंकि जो जिस कंपनी के लिए मैं आया था दैट वाज़ इन अ साइबर सिक्योरिटी उनके लिए वहीं पे उनका था सेटअप था। हुँ, हुँ। नहीं आइडिया था, उस वक़्त भी जब आए थे तो एटलीस्ट मुझे भी ज़्यादा था कि दुबई का था ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन तो अगर कोई स्टार्टअप क्रिएट करता है, मुझे ये लगता है कि दुबई के अंदर क्योंकि आपके पास मार्केट इतनी बड़ी है और ग्रोइंग मार्केट है, ना सिर्फ यूएई की बल्कि आपके आस-पास के मुल्कों स्पेशली सऊदी की और जो बाकी की जीसीसी कंट्रीज़ हैं, देन यू हैव पाकिस्तान एज़ वेल क्योंकि बहुत सारी स्टार्टअप्स ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही हैं व्हाइल हुँ। वर्किंग इन दुबई। तो फॉर समवन इन कनाडा उसके लिए क्या बेहतर होगा यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करना या कनाडा में स्टार्ट करना? अभी नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ कि अपना जो मैंने अभी कंपनी स्टार्ट की है सारा या उसके पर्सपेक्टिव से कि दुबई में ना आपको काफ़ी एक ग्लोबल किस्म की पॉपुलेशन जो कि काफ़ी जिसका हुज़ ओपन एंड वेरी रिसेप्टिव टू न्यू प्रोडक्ट्स। इसीलिए यहाँ पे और क्योंकि वो उनके बहुत सारे डिफरेंट इनकम ब्रैकेट्स भी हैं। यहाँ पे बहुत-बहुत अमीर लोग भी रहते हैं, एक वर्किंग क्लास के लोग भी रहते हैं, डिफरेंट कंट्री से रहते हैं, जैसे पाकिस्तान से हर तरह के की जगह से लोग हैं, इंडिया से, फ़िलीपीन से। तो आपको स्पेशली अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं और कुछ नए शुरू कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत एक्सेस रहता है एक वाइड किस्म के टैलेंट का। तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है और जो मैंने देखा है एक तरह से आप बहुत जल्दी ना काफ़ी जल्दी से आप एक टेस्ट कर सकते हैं लोकली उस तरह से बैठ के। दूसरी बात ये होती है कि फिर जब एटलीस्ट लाइक मैं इतना बताता हूँ फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पर्सपेक्टिव कि कनेक्टिविटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हुँ, कि अभी यहाँ से क्योंकि इतनी फ़्लाइट जा रही होती हैं दुबई से, अगर आप सऊदी जाना है, में पाकिस्तान यूके, यूरोप में कहीं भी जाना होता है और जो पूरा ब्रैकेट होता है, तो यहाँ पे बैठे हुए मेरे लिए जाना भी आसान होता है, बहुत से लोगों के लिए वो आ भी रहे होते हैं। हुँ, टैलेंट का एक्सेस जो होता है, एक्सेस टू टैलेंट, कुछ टैलेंट हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं टेक्नोलॉजी और एआई के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो यस, जो उसका जो मेन हब है, आई वुड इवन से इज़ इन कनाडा एंड यूएस। कनाडा का जो एक एडवांटेज है आर यूनिवर्सिटीज़। तो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी काम होता है, वहाँ से सारे इंजीनियर्स निकलते हैं। हुँ, और शायद लोगों को ये भी नहीं पता है ये नहीं होगा कि एआई के जो लाइक राइट नाउ देयर इज़ अ पर्सन कॉल्ड who's considered the father of AI, Geoffrey Hinton. He's a professor emeritus at University of Toronto. जो दूसरी बात मैं बता सकता हूँ कि चैट जीपीटी जो है वो बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। वो 2016 में it was a paper that the research was done at U of T and by Google's DeepMind company in Toronto and Waterloo. तो टेलीकॉम के अंदर लाइक इवन ग्राहम बेल वाज फ्रॉम कनाडा, ब्लैकबेरी, नोकिया, तो हाई एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कनाडा में बहुत काम होता है। अगर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव द अमाउंट ऑफ पीएचडीज, नोबेल प्राइज विनर्स, दे ऑल कम आउट ऑफ इट। बस मसला ये होता है कि वो काम हो रहा है एजुकेशन एकेडेमिया में होता है, लेकिन उसकी कमर्शलाइजेशन जो होती है ना वो यूएस में जाके होती है। हुँ, ब्लैकबेरी एंड आई
मेरी उनके साथ एसोसिएशन थी और काफ़ी मेरे दोस्त हैं काम कर रहे, तो मुझे भी याद है दिस शुरू की बात है, ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स बैक। तो ब्लैकबेरी वो जो कंपनी, कनेडियन कंपनी थी, पुराने रिम फ़ोन्स बनाते थे। रिम जो होती है रिसर्च हाँ, इन मोशन, रिसर्च इन मोशन, लेकिन उनका हेडक्वार्टर वाटरलू में होता था, लेकिन उनका जो एनुअल इवेंट होता था वो यूएस में होता वो था। यूएस में होता। तो मैं उस कॉन्फ्रेंस में जाता था और मैंने देखा था, तो मुझे भी थोड़ा सा मैंने कहा, लेकिन ये रियलाइज़ है कि हाँ, उन्होंने यूएस के अंदर बैठ के, बिकॉज़ वहाँ फ्लोरिडा में करते थे वो लोग अपना पूरा एनुअल इवेंट, क्योंकि दुनिया भर से लोग आते थे, क्योंकि बजाय से वो वाटरलू में बुलाया, उनका सेल्स का काम था। तो कनाडा में ये होता है कि कनाडा के अंदर काफ़ी, हाँ, एजुकेशन स्पेशली टेक्निकल और आजकल जो एआई और टेक्नोलॉजी टैलेंट है, इट इज़ प्रोड्यूस आउट ऑफ कनाडा। लेकिन वो वाला टैलेंट जो है वो या तो यूएस चला जाता है, अभी भी काफ़ी सारे सिलिकॉन वैली में बहुत सारे टेक कंपनीज़ के जो फाउंडर्स हैं हुँ, वो कैनेडियंस हैं, हुँ, वो फैले हुए हैं। हुँ। और हमारे यहाँ दुबई में खुद भी, इलॉन मस्क भी किसी तरह कनाडा से रिलेट करता है, ऑल्दो कि साउथ अफ्रीकन बैकग्राउंड है, हाँ, लेकिन वो आई वो लाइक आई थिंक 6 1 टर्म या 6 महीने करके गया था, तो आई तो थिंक वो उसके पास उसको, पासपोर्ट नहीं है कैनेडियन? आई नहीं, हर्ड नहीं, नहीं, आई अच्छा थिंक इज़ नहीं है। अमेरिकन, अमेरिकन हाँ, है। वो तो है, लेकिन उसके पास सेकंड पासपोर्ट कैनेडियन नहीं था। आई डोंट थिंक सो, नहीं, उसने एक टर्म 6 महीने या अच्छा, कुछ ओके, करा था, हाँ। ओके। वो ही वेंट थ्रू कनाडा, हुँ, लेकिन उस हिसाब से तो हाँ, जो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इतना मैं कह सकता हूँ कि एक्चुअली एट अ वेरी रीज़नेबल, सब्सटेंशियली अफोर्डेबल कॉस्ट आपको बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है। फिर वहाँ पे कंपनीज़, और आप तो फ्रॉम द एंड, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं वहाँ पे पढ़ने गया था, मुझे एक काफ़ी रीज़नेबल कॉस्ट पे बहुत अच्छी एजुकेशन मिली, फिर वहाँ से मुझे डायरेक्टली आई स्टार्ट वर्किंग एट आईबीएम। उस टाइम पे भी थोड़ा इकोनॉमी का मसला, तो इट्स नॉट लाइक हर एक को मिला था, कुछ लोगों को मिला था, जो मेरे कुछ दोस्त हैं जो वहाँ सेटल हुए थे। इस तरह से तो स्ट्रगल, मैं ऐसा कहता हूँ तो हर जगह होती है, लेकिन कनाडा में उस तरह से अपॉर्चुनिटी भी थी, होती तो थी, लेकिन अब मुझे भी गए 4 साल हो चुके हैं वहाँ से। तो आपको कैसे मतलब फीडबैक मिल रही होती है अपने दोस्तों से कि क्या कहते हैं वहाँ पर करंट सिचुएशन की जो क्योंकि मैं जिनसे बात करता हूँ वो सारी एक जो सबसे दो जो सबसे बड़े मसले बता रहे होते हैं। हेल्थ केयर को तो छोड़ दें, हेल्थ केयर तो हमें पता है कि टियर बेस्ड है और उसके अंदर तो इश्यूज़ आ सकते हैं। बट 2 मसले हैं, एक टैक्सेशन का और दूसरा हुँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग का। और कुछ चीज़ें जो वो मुझे बता रहे होते हैं जैसे इंश्योरेंस जैसे कार इंश्योरेंस है वो आपको भी पता होगी कितनी हुँ, एक्सपेंसिव है हुँ, वहाँ पर। हुँ, वो तो पहले से थी। बट जो हाउसिंग जो रेंट टू हाउस सॉरी जो इनकम टू रेंट रेशियो है वो स्काई रॉकेट कर गया है। यानी कि जो आपकी लेट्स से जी7 कंट्रीज़ के अंदर सबसे एक्सपेंसिव हाउसिंग है कनाडा की इन टर्म्स ऑफ इनकम हुँ। पैरिटी अगर उसको देख लें। इसी तरह से जो टैक्सेशन है वो तो सबको पता ही है, कनाडा में ज़्यादा है। तो इस तरह की जो इश्यूज़ आपको सुनने को नहीं मिल रहे हैं वहाँ से? अपने नहीं, 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 आज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे आई थिंक हर दूसरे महीने कोई ना कोई आ रहा होता है रेफरेंस या कॉन्टैक्ट के दुबई आने का, और चक्कर यही है कि क्योंकि आई थिंक आपके साथ भी ये हो रहा होता है कि लोग पूछ रहे होते हैं कि हुँ, कनाडा से दुबई किस तरह है। यस। तो उस किस्म की सिचुएशन ही है। तो एक्चुअली जब मैं शुरू में आया था तो लोग काफ़ी सरप्राइज़ थे कि कनाडा से क्यों आए? जो यहाँ पर लोग सरप्राइज़ हाँ, थे। जब अच्छा। ये उस वक़्त की बात है कि उनको ये होता है कि लोग तो कनाडा जा रहे होते हैं। हुँ, लेकिन अब वो है कि बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं, क्योंकि एक चक्कर होता है, लाइक बहुत सारे जैसे हमारे कम्युनिटी से पाकिस्तानी, आई वुड इंडियन लोग जो होते हैं, जो उनका मकसद होता है कि भाई आप कनाडा जाते हैं, आप जो भी करते हैं आपको एक पासपोर्ट मिलता है एट हुँ, द एंड, या आपने बच्चे-वच्चे कर लिए वहाँ पे, तो जब आपकी वो चीज़ें अचीव हो जाती हैं कि आपने, और आपको शुरू में एट अ वेरी लाइक यूजिंग द फ्री हेल्थ केयर सिस्टम एंड ऑल, आप फैमिली गेटिंग फैमिली गोइंग उस हिसाब से अच्छा। लेकिन अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जो, अगर आप दुबई में कोई लोग हैं और उनकी ऑलरेडी, चक्कर ये भी है कि उनकी वो देर यूज टू अ होल डिफरेंट सेट ऑफ फैसिलिटीज़ एंड उस तरह से करें, और अगर उनके फैमिली है, बच्चे हैं, तो अब वो कनाडा जाएँगे, उनके लिए इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, हुँ, और उनको वो वाला एडवांटेज तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जैसे लाइक जब आपके बच्चे हो रहे होते हैं, उसकी जितनी भी सपोर्ट मिल रही होती है, उससे वो एक प्रोसेस भी होता है, और वो एक्सपेंसिव प्रोसेस भी होता है लोगों के लिए। यहाँ पे भी जैसे मुझे पता है कि जब आपकी इंश्योरेंस हो रही होती है तो औरतों की इंश्योरेंस ज़्यादा होती है, हुँ। क्योंकि और उनको, जैसे-जैसे एज बढ़ रही होती है वैसे और भी बढ़ रही होती है। नहीं, औरतों की इंश्योरेंस इसलिए होती है, उनको पता है कि नहीं, नहीं अगर ये वो तो है। प्रेग्नेंट होंगी तो बिल्कुल, उनको उनको बिल्कुल, पे बिल्कुल। करना पड़ेगा। मुझे 100%। ये चीज़ जो शुरू में मुझे भी थोड़ी-सी ऑड लगी थी, लेकिन लेकिन ये तो फिर यूएस में भी इसी तरह से होगा आई बिलीव। हाँ,
तो मैं क्योंकि वो तो और इंश्योरेंस कंपनीज़ को तो सारा पता है ना, वो एक्चुअरीज़ बैठे हुए हैं उनके, बताने के लिए। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ आके काफ़ी ये चीज़ें नज़र आई थी कि भाई औरत और आदमी में भी एक तरह से इंश्योरेंस की तरह से डिफरेंट है। कनाडा में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी बेनिफिट्स होते हैं, सबको एक तरह से बराबर के अवेलेबल होते हैं। तो अगर मैं मेरा जो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया और जो व्यू है, मैं यही कह रहा होता हूँ कि अगर आप एक सर्टेन पॉइंट पे हैं और आपकी ऑलरेडी फैमिली है और आप वहाँ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पासपोर्ट लेने के लिए जा रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई कोई भी अगर जा रहा है कनाडा, तो इस कमिटमेंट और इस इंटेंशन जाए कि आपके जो 3 से 5 साल थोड़े स्ट्रगल वाले। डिफ़िकल्ट वाले हों। हुँ, और उसके अंदर ये होता है कि देखो, जब यंग होते हैं, जब आपकी यूनिवर्सिटी, जब आप सिंगल होते हैं, स्टूड हमने सबने करा हुआ है, लाइक आप एक किसी के सोफ़े पे जाके भी 6 महीने गुज़ार सकते हैं। लेकिन अगर हुँ, आपके पास 2-3 बच्चे हैं, हुँ, तो आपको हुँ, ये चीज़ें करना मुश्किल होती हैं। हुँ, 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 तो एक यंगर एज में स्ट्रगल डिफरेंट होती है, लेकिन एक ओल्डर एज में स्ट्रगल ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। और फिर आप यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, स्पेशली अगर आप यूर द ओनली इनकम पर्सन, अगर आप यूर द सिंगल इनकम सिंगल अर्नर, अर्नर फैमिली, तो यस। हर चीज़ आप पे पड़ रही होती है, आपको ही पड़ रहा होता है, उसकी वजह से प्रेशर भी आ रहा होता है। और वहाँ पे कोई हेल्प, इट्स नॉट दैट एज अफोर्डेबल एज हियर। अच्छा, अब चीज़ें जो थोड़ी-सी चेंज हुई हैं, वो जैसे होता था ना पहले, कहते थे कि अगर आपका पासपोर्ट चेंज हो जाता है तो आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं, तो वो एक हद तक सही है, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि स्किल लेवल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो दुबई भी तो छोटा-सा है, एक दुबई के सिट अंदर। हाँ, दुबई में हाँ। एग्ज़ैक्टली। दुबई भी तो एक छोटा-सा सिटी है ना, मतलब, या यूएई एक ज़्यादा बड़ा हुँ। कंट्री नहीं है, कितने लोगों को एब्ज़ॉर्ब करेगा? क्योंकि मैं तो देखता हूँ ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, यूरोप से, कनाडा से, यूएस एक अलग एंटिटी है। उनका उनको ग्लोबल टैक्स लगता है, इसलिए हाँ, वो वो एक रीज़न ये भी है, प्लस ये कि यूएस के अंदर वैसे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग उस तरह से मेजर सिटीज़ में है, लेकिन बाकी सिटीज़ में नहीं है, और दूसरा ये कि वहाँ पर टैक्स भी कम है कंपेयर टू लेट्स से हुँ। कनाडा जैसी जगह। और वहाँ पर सैलरीज़ भी अच्छी हैं, इनकम लेवल भी बेहतर है। तो यूएस वाला एक डिफरेंट सिनेरियो बनता है, बट कनाडा ले लें, यूके ले लें, यूरोप ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, या जो भी मेजर कंट्रीज़ हैं, उनमें से बहुत सारे लोग आना चाहते हैं यूएई। तो अब कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। लोग कहते हैं ना कि कनाडा में बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन है जॉब्स का, मैं कहता हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, हाँ। ग्रोइंग है, बट आप अगर अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं तो वो तो बहुत मुश्किल नहीं, है। मैंने देखा है, मेरे ख़्याल से पिछले 2 से 3 साल में, जो क्योंकि जब मैं शुरू में आया था, एक्चुअली मैंने जो की थी, मैंने ऑलमोस्ट लाइक 80 लोग हायर किए थे, वो टाइम पे। आपने और 80 लोग हायर किए थे, हाँ, अच्छा। मुझे मेरा आई वाज़ हुँ, बिल्डिंग अ इंजीनियरिंग कंपनी विदिन 1 ईयर, और हुँ, वी आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो मैंने ऑल ओवर, तो उस टाइम पे मुझे कुछ लोगों ने, मैं ये उसकी बात कर रहा हूँ, ये 2021 की बात है। उस वक़्त ओवरऑल इकोनॉमी के हालात भी डिफरेंट थे, ग्लोबली स्पीकिंग, हाँ। तो कुछ लोगों ने मुझे लाइक कहा था कि नहीं, हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग टू दुबई, इवन फ्रॉम पाकिस्तान, हुँ। कि हम यहाँ पे सेटल्ड हैं, हम खुश तो हैं, पैसों की ठीक वजह से है। बोल रहे थे, या वैसे ही बोल रहे थे कि नहीं? जब लोगों के हालात सही होते हैं, ये 2021 तक की बात है, हुँ, कि स्पेशली इन पाकिस्तान में उस वक़्त डिफरेंट हालात थे, हाँ, इकोनॉमी के, पॉलिटिकली स्पीकिंग। हाँ, तो मुझे लिटरली, मैंने 3-4 लोगों ने मुझे रिफ्यूज़ किया दुबई हुँ, आने से, अच्छा, कि मैं बहुत स्पीड में हायर कर रहा था। लेकिन फिर रिवर्सल हुआ। 2021 में, तो आपको पता है इमरान खान व्हेन हुँ, ही लेफ्ट, हुँ, फिर 6 महीने बाद उन लोगों ने जब मुझे कॉन्टैक्ट किया कि अब हम आना चाहते हैं, तो मैंने कहा नहीं, अब तो आई एम वी डोंट नीड डन। इट, हुँ, हुँ, क्योंकि वहाँ पे हालात चेंज हुए ना। लेकिन दूसरी बात जो है वो हुई थी ये दिस होल रशिया यूक्रेन थिंग, व्हेन दैट कॉन्फ्लिक्ट हैपेंड, उसको भी ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। तो वहाँ पे ना, जो टैलेंट वाइज़ फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया, बहुत, 'cause यूए उन लोगों से, मैं उन लोगों से काम भी करता हूँ, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो उन लोगों के लिए भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थी, कि वो यूरोप नहीं जा सकते थे, बल्कि उनकी जो यूरोप से और सब जगह से उनके पास 3-4 ऑप्शन थी। उनका टर्की ऑप्शन थी, दुबई थी, जॉर्जिया थी, और 3-4 और मुल्क थे। बट दुबई वाज़ लाइक द स्ट्रॉन्ग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन, हुँ, बिकॉज़ अगेन टैक्स यहाँ पे वैसे भी कम होता है, ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें थी। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया पिछले 3 साल में, बिकॉज़ ऑफ दिस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, this change in government in Pakistan, inflation in India, and also वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट रही है, it's a different thing. This conflict in Israel and Palestine. तो इधर-उधर सब जगह प्रॉब्लम्स रही हैं। तो
जिसके पास भी अपॉर्चुनिटी थी, जो आना चाहता था, वो लोग आए। और स्पेशली अगर इसमें आप बात करें ना, जिन लोगों रिसोर्सेज थे, जो लोग कुछ अपने बिजनेसेस कर रहे थे, वो आए। तो अ, इसलिए दुबई के अंदर जो है कंपटीशन हैज़ गॉन कॉम्पिटिशन अप बढ़ गया। वेरी मच, हाँ। उस हिसाब से। हुँ। तो मैं भी, आप बिल्कुल ये कहते हैं, अब तो मेरी अभी यही पोजीशन होती है। मैं कहता हूँ कि भाई, है दुबई इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव प्लेस, बट इट्स वेरी वेरी कंपेटिटिव राइट नाउ। हुँ। और कंपेटिटिव इसलिए है कि जैसे अगर कोई जॉब पे, अगर पहले समबडी वाज, एक अच्छी जॉब का अगर आप कहें कि 50,000 दिरहम्स पर मंथ वो उसकी सैलरी हो है, लेकिन अभी कंपटीशन इसलिए कि स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम सर्टेन प्लेसेस, कि उसी के लिए लोग 40,000 पे भी काम करने के लिए तैयार हैं। हुँ। तो अगर आप आ रहे हैं और आपको पता है कि भाई इसकी 50,000 सैलरी है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं जो 40 पे, तो मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस ओनर, मुझे 40 के ऊपर एक हाईली सेम। स्किल्ड बंदा मिल रहा हाँ, है, तो तो मैं मिल गया। 50 पे तो नहीं लूँगा ना। सही। एंड दिस इज़ जस्ट प्योरली स्पीकिंग फ्रॉम अ बिजनेस ओनर्स पर्सपेक्टिव। सो मैं उस पॉइंट से कह सकता हूँ, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेस टू रन एंड ऑपरेट अ बिजनेस, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल टैलेंट हो पूल जाते हैं। बहुत बहुत बड़ा है। हाँ, और क्योंकि कनाडा में अगर आप किसी को हायर करेंगे तो आपको फिर कैनेडियन इकोनॉमी से ही किसी को मतलब कि वहीं मार्केट से करना, आप बाहर से कर रहे हैं, तो फिर वो एक लंबा प्रोसेस है उसको हायर नहीं, करने का। कनाडा का एक सर्टेन लेवल है। मतलब कि वहाँ पे ना ऐसा नहीं होता, कि यहाँ पे बहुत मिस, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया, यहाँ पे पासपोर्ट्स और नेशनैलिटीज़ के हिसाब से हुँ। डिफरेंट सैलरीज़ हैं, और बहुत एक वाइड गैप होता है। हुँ। मतलब कि इतना वाइड कि लाइक 35 टू लाइक 55,000, 20-20 हज़ार दिरहम का गैप होता है सेम चीज़ के लिए। सेम जॉब के लिए। हुँ। और वो फैक्टर कर रहे होते हैं कि कौन किसका क्या नहीं, बैकग्राउंड उसका है। एक रीज़न ये भी है ना कि अगर कोई बंदा यूके से आ रहा है और उसकी वहाँ पर मिनिमम वेज है एक सेट लेवल के ऊपर, और कोई बंदा पाकिस्तान से आ रहा है तो उसकी भी एक कम सैलरी वहाँ पर होती है, नहीं होती ज़्यादा। तो जो यूके वाला है, डाइवर्सिफ़िकेशन भी चाहिए ना यहाँ पर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ। आपको एक डाइवर्सिटी रहनी चाहिए, वरना तो अगर आप लेट्स से सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बेसिस के ऊपर कि पैसे कम में कोई मिल जाए आपको, तो फिर तो आपको इस सर्टेन तरह के लोग मिलेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कंट्री के अंदर। फिर आप उसमें ले ही नहीं सकते हुँ। हायर लेट्स से टैलेंट को जो कि डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स लेकर आ रहे हैं। बट मेरे ख्याल से स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। कुछ लोग जो लेट्स से पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी पे शायद काम ही ना किया हो, जो लोग यूके में काम कर रहे हैं या कनाडा में काम कर रहे हैं। हुँ। तो वो एक फैक्टर भी आता है जिसके अंदर वो डिसीजन मेक होता है अपार्ट फ्रॉम द पासपोर्ट। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन जिस कनाडा के अंदर ये होता है कि एक ना उनके एक रीज़नेबल सैलरी बैंड्स सेट हुए हुए होते हैं। हुँ। तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा, लेकिन जो चैलेंज ये आ रहा होता है कि अगर लोग आ रहे होते हैं स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया से, लाइक उनके पास वहाँ पे वो वर्क एक्सपीरियंस इतना काउंट नहीं करते हैं। हुँ। जो जो यहाँ से बहुत सारे लोग जो पाक इवन दुबई से जब जा रहे होते हैं, एक सर्टेन सीनियर पोजीशन पे जा रहे होते हैं, तो वो उनको उनको नहीं मिलता वहाँ पर। उनको उस लेवल की जॉब नहीं मिल रही होती उस वहाँ पे, क्योंकि वो लोग वहाँ पे एक कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, वो एक बड़ी चीज़ आती है। कि और उसकी वजह भी ये है कि एक तरह से ना वहाँ पे एक हमारा जो सिस्टम होता है कनाडा में, एक वी डू अ रेफरेंस चेक, एक वेरीफाइबल सिस्टम होता है। जब मैं कनाडा में था, मैं अपनी चल रहा था, तो आपको लिटरली बता सकता हूँ, मैं कनाडा में था और मेरा कज़न था, और मुझे पता लगा उस वक़्त वो फर्स्ट अबू धाबी फैब के लिए काम करता था, और मुझे उसने मेंशन किया था, तो मुझे मुझे लगा पता नहीं कौन-सा, कभी आज तक नाम भी नहीं सुना इस बैंक का। तो क्योंकि कनाडा में बैठे होते हैं, तो हमें हमारे लिए वहाँ की कंपनी, जैसे बैंक ऑफ हुँ। अमेरिका, टीडी बैंक, इवन बार्कलेज़, यूके यूरोपियन ब्रांड्स का पता होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे हमें नहीं पता होता, वहाँ पे करीम कोई बड़ी कंपनी है, हुँ। तालाबाद कोई बड़ी कंपनी हुँ। है, हुँ। एमिरेट्स, एनबीडी, मुझे नहीं हालाँकि हमें पता यहाँ था। बैठ के कैनेडियन कंपनीज़ का पता होता है, बट हाँ, वहाँ बैठकर तो आपको। जब वहाँ से, तो बल्कि मेरे लिए भी एक इट वाज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, कि जब मैं यहाँ आया, मैंने खुद अपनी कंपनी फैब फर्स्ट अबू धाबी बैंक के साथ काम किया, मैं देखा, हुँ। और इट इज़ एक्चुअली फाइनेंशियली स्पीकिंग वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। फिर मैं अपने उस कज़न से मिला, तो मैंने कहा, हाँ, ये तो इसके बाद तो बड़ी अच्छी जॉब थी। और मैं हुँ। इसको समझ गया कि पता नहीं, पता नहीं तो क्या, एक हाँ। वहाँ पे ना एक ये भी एक चक्कर होता है कि जो नाम होते हैं यहाँ के, और क्योंकि यहाँ के नाम होते हैं लोकल हिसाब से होते हैं, लोगों के, जैसे माजिद अल फुतैम, हुँ। मैं आपको पता नहीं, अल शाया ग्रुप। किसी ने नहीं पता हाँ, कि माजिद फतेम क्या है, तो फिर तो वो उसने पता नहीं कौन-सी हाँ, अरबी कंपनी मैंने है। खुद अभी यहाँ पे अल शाया ग्रुप के साथ काम किया था। तो हाँ। जब मैंने पहली दफ़ा, और मैं यहाँ पे था 2 साल, जब मेरे पास आया अल शाया ग्रुप, मैंने कहा पता नहीं कौन सी कंपनी है। हाँ। लेकिन मैं निकाला, मैंने कहा, ये अल शाया ग्रुप इज़ लाइक
$9 billion company. It's been operating, it operates all these different brands, these projects. Emaar, जब यहाँ पे हर जगह Emaar, Damac, बड़े बड़े नाम है, हर जगह हर विजिबल है. कनाडा में nobody cares कि आप Emaar के अंदर बिग शॉट भी होंगे. अब मैं ये बात शायद लोगों को थोड़ी ऑड लगे, लेकिन अगर आपके उस पे लिखा हुआ है कि Emaar में आप कर, तो Emaar कौन Emaar? ऐसी है, ऐसी है। लेकिन क्योंकि हमारे वहाँ के अंदर अपने वहाँ के ब्रुकफील्ड ग्रुप ये इस तरह के हैं, ट्रम्प और ट्रम्प इंटरनेशनल, तो ये जो ग्लोबल नोम्स हैं, नेम्स एंड दे एग्जिस्ट देयर इज अ वेरी बिग ट्रम्प होटल, ब्रुकफील्ड ग्रुप है उन लोग. और अच्छा, और मज़े की बात है कि वो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं. तो वो चीज़ जब समझ में आ जाएगी। हाँ, और यूके से भी, तो जब यहाँ पे वहाँ से लोग आते हैं या उस एक्सपीरियंस से यहाँ आते हैं, तो वो नज़र आता है, वो विजिबल होता है उस तरह से. अभी अगर आप वर्किंग विद लाइक मोर known thing, Mastercard, Visa, American Express, तो ये भी एक ये फैक्टर होता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं तो आपकी विजिबिलिटी, अगर आप बाहर रिलोकेट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा-सा हाँ. एक नोन फैक्टर आ जाता है। तो मैं ये भी इस तरह से कह सकता हूँ कि अगर जो लोगों को एक होता है, तो अगर कोई प्लान भी कर रहा है, तो एक अगर जो प्रैक्टिकल बात अगर करनी है ना, कि अगर आपने प्लान करना है कि मैंने कनाडा जाना है, और अगर ये आप जिस वजह से भी आप करने कि चलो मैं 2-3 साल में रहूँगा, तो मेरे ख़्याल से जो एक अच्छी एक एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप चाहे यहाँ पे थोड़ा-सा कट लें या कुछ, या जिस तरह भी मैनूवर कर सकें, लेकिन अगर आप किसी इन ग्लोबल ब्रांड नेम के साथ काम कर सकें, लाइक मास्टरकार्ड, वीज़ा, या फिर सिटी बैंक, जो कि तो इस तरह से जाएँगे, क्योंकि जब आप कनाडा में जाएँगे, तो आपकी जो वो देखेंगे, और यूजुअली होता है कि लोग देखते हैं, वो पहली चीज़ देखते हैं. अगर पहली चीज़ पे लिखा है माजिद अल फुतैम, तो वो कहेगा पता नहीं कौन-सी जगह है, आज तक नाम नहीं सुना. सही। अगर लिटरली हुँ, लाइक देखेंगे इमार, हुँ, जबकि डिमैक, अलदार, सही, सही, सही। ये इस किस्म के जो नाम होंगे, थोड़ा अनलेस आप किसी ऐसे बंदे के पास जा रहे हैं जो कि पाकिस्तानी, कोई आपको देसी किस्म का बंदा हो, या उसको जिसको थोड़ा-सा दुबई का, एक्सपोज़र हो। हाँ, अगर आप किसी देसी लोगों के पास जा रहे हैं उनको, और जो दुबई आ चुके हैं उनको होगा. मैं आपको बताऊँ, जब मैं दुबई आ रहा था, ये शायद खैर दुबई काफ़ी ब्रांडिंग हो गई है, जो तो मैं लोगों को बता रहा था कि आई एम मूविंग टू यूएई. आधे जो मेरे सर उनको पता ही नहीं था कि यूएई क्या है. हुँ, फिर मैं कहा, अच्छा नहीं दुबई, कहते ओह अच्छा अच्छा, दुबई का लोगों को, दुबई से लोगों को पता होता है, लेकिन स्पेशली जो मेरे ये नॉन देसी, जो लाइक गोरे और डिफरेंट नेशनलिटी के लोग थे, अभी भी. तो अब मैंने इस तरह कर लिया कि अब मुझसे लोग पूछते ना, कि शुरू में मैं बोलता कि, और मैं था भी अबू धाबी में, तो वो तो तो बिल्कुल ही मुझे, नहीं पता किसी को। हाँ नहीं, मुझे भी अजीब लगता है कि मैं अबू धाबी में रहता हूँ, हुँ, और मैं किस तरह बोलूँगा मैं दुबई में रहता हूँ, दिस दिस हुँ, फील्स ऑड. लेकिन फिर ये कर लिया था कि क्योंकि यूएई अबू धाबी का लोगों को पता नहीं होता, तो फिर आई थिंक वी गॉट ट्रेन्ड के मैंने कहा कि मेक थिंग्स सिंपल, कि जस्ट बोले कि फ्रॉम दुबई. अच्छा, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपका जो ट्रांज़िशन था, आपने फ्रॉम योर डे जॉब टू एंटरप्रेन्योरशिप और अपना काम अब आप कर रहे हैं। और आपने थोड़ा बहुत काम मेरे ख़्याल से कनाडा में भी अपना किया था। हुँ. तो उसमें किसी को हेल्प आउट अगर चाहिए हो, आपसे बात करे कोई कि यार किस तरह से क्या-क्या स्टेप्स होते हैं कि हम अपना काम करें और अपना कोई प्रोडक्ट बनाएँ या अपना कोई सर्विस प्रोवाइड करें या अपनी 9 टू 5, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। मैं कोई बोले सामने या ना बोले, बट दिस इज़ अ मेन इश्यू फॉर मैनी पीपल कि वो किसी किस्म की भी टॉक्सिक जॉब हो या ना भी हो, वो जॉब से छोड़कर अपना कोई काम हुँ. करना चाहते हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स इन योर माइंड कि किसी को लेने चाहिए टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द 9 टू 5? अगर आप एक्सपैट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे हैं, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोज़ का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एन्जॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नहीं, मैं 2 दफ़ा कर चुका हूँ ये, जॉब छोड़ के अपना स्टार्टअप टेक का बिज़नेस शुरू करने का। एक दफ़ा कनाडा में किया, दुबई में किया, तो मेरे ख़्याल से तो इट्स द बेस्ट थिंग टू डू, कि आप इंडिपेंडेंस होती है,
स्पेशली अगर आप क्रिएटिव हैं और आप इफ़ यू हैव सम एम्बिशन। तो मैं जब मुझसे लोग पूछते हैं तो सबसे पहले तो नंबर वन चीज़ होती है, प्लान करना होता है कि अगर इस तरफ जाना भी है तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके पास 1 साल का रनवे होना चाहिए टू ऑपरेट विदाउट एनी इनकम। तो पहले से अगर इस तरफ जाना है, अपनी सेविंग्स करें या जो भी चीज़ें या इन्वेस्टमेंट्स रखें, जैसे कहते हैं ना कि वो लाइक फ्लूइड किस्म की इन्वेस्टमेंट्स, कि जहाँ से आप पुल कर सकते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़। रियल एस्टेट में ना फँसाएँ उस वक़्त उन हाँ, रियल एस्टेट जो फँसाया हुआ है उसको सोचे ना कि रियल वो एस्टेट लिक्विडेट। इज़ उसके अंदर से निकालना ज़रा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। देयर आर नाउ प्लेटफ़ॉर्म दैट डू फ्रैक्शनल रियल एस्टेट एज़ वेल। यस, यस। लेकिन हाँ, रियल एस्टेट का तो आप तो वो तो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं उस तरह से, स्पेशली यहाँ पे। तो लेकिन आप उस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपका ऊपर है, आपने करना है, तो आपने कहा सही है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं उसको क्लियर करके कर सकता हूँ। तो नंबर वन स्टेप है टू प्लान अहेड, और उसको इस तरह से करना चाहिए कि जो भी आपका खर्चा है पूरा फैमिली का, आप उसको 1 साल किस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं, इफ़ दैट्स पॉसिबल। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, तो आई जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं या जो भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उसको ना किस तरह आप वैलिडेट कर सकते हैं विदाउट क्विटिंग योर हुँ, हुँ। जॉब। टेक लाइक हम इसको कहते हैं, लाइक अपना एमवीपी बनाए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक जो बेसिक वर्जन आप निकाल सकते हैं, और उसको उससे पहले उसकी प्रॉपर एक, मैं मीन कमिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट बैकग्राउंड, मेरा तो ये होता है, अब हमने हर दफ़ा ये कर रहे होते हैं कि शुरू में लोगों से, जो भी आपके कस्टमर्स होंगे इवेंचुअली, चाहे अगर आप बी टू बी में कर रहे हैं तो उनसे पूछें, अगर बी टू सी है, कंज्यूमर्स हैं, लाइक जस्ट कुछ नहीं है तो सर्विस करवा लें। हाँ, वही सर्वेज अब तो बहुत अवेलेबल हो गया है। हुँ, एक सर्वे बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। कुछ नहीं है तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, और अगर आपको ना टाइम निकाल के वीकेंड पे वीक कुछ नहीं है, मॉल में जाके खड़े होके बांटना शुरू कर दें। लोगों को बोलें कि हाँ, रेफरल ड्रॉ कर रहे हैं, सवालों के जवाब देने। लोग फ्री में भी नहीं जवाब देते ना, यू हैव टू हुँ, मेक एन इंसेंटिव हुँ। कि आप इस तरह का तो सर्वे करें। लेकिन मेरे लिए होता है कि बहुत सारे अगर कोई हैं करें तो कन्वर्सेशन करें, और फिर देखें कि उसमें से लोगों का प्रॉब्लम क्या है असल में। क्योंकि द एंड दिस इज़ हमने यही अप्रोच ली थी कि जितना क्विकली आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उस पे फ़ोकस करें, बजाय इसके कि मैंने कोई ये चीज़ बनानी है, उसमें ये फ़ीचर होगा या एआई होगी या टेक्नोलॉजी होगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तभी लोग पैसा आपको पे करेंगे। हुँ। और जितना जल्दी आप उसको इटरेट करके, और वो भी एक समटाइम हैव अ रियली गुड आइडिया एंड कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आप उसको पोजीशनिंग करनी होती है, उसको ये भी नहीं कि अगर आप कोई फिजूल सी चीज़ बना दी, तो उसको यूज़ कौन करेगा। लेकिन आपको ये इसको इटरेट करना होता है, और फोकस उस पर रखना चाहिए कि कितना आप कर रहे हैं। तो हम उसको कहते हैं कि लाइक दिस हाइपोथेसिस, कि अगर एक प्रॉब्लम है आपकी, कि आपको ये इस चीज़ में एक मसला आ रहा है, तो ये आपका हाइपोथेसिस है, ये थ्योरी है कि इस प्रॉब्लम को ये प्रोडक्ट सॉल्व कर देगी। तो इस सवाल का जवाब, दैट इज़ व्हाट आई मीन सो आपकी फर्स्ट ऑफ टू ऑल यू मच, शुड बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ये नंबर आपकी वन। अपनी कोई पैशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई पैशन आपका है और पैशन प्रोजेक्ट पे चले गए आप विदाउट लुकिंग इनटू व्हाट मार्केट नीड्स, तो फिर आप फेल हो सकते हैं। बहुत लाइकली चांसेस हैं। नहीं, आप अच्छा इंटरेस्टिंग बात पूछ रहे हैं इस टाइम पे, तो मैं इसको ये कहूँगा कि हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन अपना एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन स्टार्टअप, अगर आपको उसमें पैशन नहीं होगा तो आप वो बर्नआउट हो जॉब बन जाएँगे। जाएगी। हाँ, वो जॉब बन जाएगी, बर्नआउट भी होंगे क्योंकि ऐसा। बिजनेस के अंदर बिजनेस स्पेशली आउट से स्टार्टअप के अंदर ना एक पॉइंट आता है, और ये उस तरह चलता है कि शुरू में ना एक, जैसे हम कहते हैं कि एक एक्साइटमेंट होती है, लेकिन वो फिर यू गो इनटू दिस दिस डाउनवर्ड राइट, साइड। लेकिन वहाँ पे जब आप जब जाना शुरू करते हैं ना, और बहुत सारे आइडियाज़ वहीं पे किल होना शुरू कर देते हैं। सही। और ये हमेशा एक कर्व रहता है कि आप शुरू करते हैं, एक्साइटमेंट होती है, 4 लोगों ने बोला और आपके आस-पास लोगों ने, ये ज़बरदस्त आइडिया, आप एक्साइटेड हैं। फिर करते-करते आप शुरू करते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आना शुरू आते हैं कि प्रोडक्ट नहीं चल रही, या कुछ एकदम से कुछ नई रूल आ गया। हुँ, अ, मैं दुबई का भी बता सकता हूँ कि यहाँ पे लाइक आप कर रहे होते हैं, आपको कॉर्पोरेट टैक्स की फाइलिंग आ जाती है, कंपनी रजिस्टर करनी होती है।
कंपनी कहीं रजिस्टर करी, पता लगा नहीं एक और कंपनी रजिस्टर करनी है। ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, फिर पैसे भी ज़्यादा खर्च होने शुरू कर हुँ, देते हैं। हुँ, 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 किसी बंदे को रखा होता है वो छोड़ के चला गया। हुँ, कोई चीज़ कहीं किसी के साथ कोई डील करी थी, किसी ने करी थी, बैकआउट हो वो गई। बैकआउट हो गई, किसी ने आपको धोखा दे दिया। हुँ, सबसे नंबर 1 चीज़ ये होती है कि शुरू में करा, कुछ करा, तो ये सारी जब तो द ओनली वे यू सर्वाइव कि आप ना आपको पैशन है उस काम पैशन करने होना में। चाहिए। हाँ, तो पैशन इज़ इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट हाँ, आई वुड से पैशन इज़ द नंबर 1 इंग्रीडिएंट, तो मैं शायद इसको डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ कि आपके पास पैशन है इस चीज़ को काम करने का। तो लाइक अगर एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है कि लोगों को लाइक एक बड़ी प्रॉब्लम है, शारजाह से दुबई जाने में इतना टाइम लगता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन मेरा कोई पैशन नहीं है उसको सॉल्व करने का। तो मैं उस एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के लिए होगा, उसके अंदर प्रॉब्ली अगर कोई उसको सॉल्व कर सके तो उसके अंदर पैसे भी मिलेंगे। लेकिन मेरा नहीं पैशन है। हुँ, मेरा पैशन है कि मैं जाके कुछ मे बी समथिंग टू डू विद पॉडकास्ट और कंटेंट। तो इसको एक तरह से इस तरह भी कह सकते हैं कि जहाँ आपका पैशन है, जहाँ आपकी एक्सपर्टीज़ है, और अगर इसको आप ड्रैग डाउन करें कि अगर आपकी ये पैशन है, आपकी एक्चुअली एक्सपर्टीज़ है और आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों को अगर जहाँ ये क्रॉस सेक्शन करते हैं ना, इट्स कॉल्ड अ वेन डायग्राम, एक्सप्लोर करें, उस एरिया को निकाल लें एंड स्पेंड जो सम टाइम, ओवरलैपिंग एरिया जो है। और वो टाइम है उसको वर्क ऑन इट एंड देन प्लान के गिव योरसेल्फ वन वन ईयर रनवे कि मैं 1 साल इसके अंदर काम करके विद द assumption कि मेरे कोई पैसे नहीं बनेंगे, मैं किस तरह मैनेज करूँगा, क्योंकि यू स्टार्ट दिस एंड व्हेन यू गो टू दिस पॉइंट, और वो एक पॉइंट होता है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट। उस पॉइंट में ना 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकते हैं। हुँ, तो आपके अंदर वो एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, लेकिन टू अ सर्टेन पॉइंट, मतलब कि टेक इट टू अ पॉइंट, लाइक ये नहीं कि बस उसी पे लगे हुए हैं, कुछ हो नहीं हाँ, रहा है उसमें। तो सही है। लेकिन वो फिर साइकिल होती है ना, अगर इसको ये कहते हैं, इस तरह करना चाहिए कि अगर हम इसको कहते हैं लाइक ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन व्हाई, और यू कीप ऑन फाइंडिंग के अगर इसका लाइक यू कीप लुकिंग फॉर द आंसर कि ये इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, एंड काफ़ी इसके ऊपर लाइक मटेरियल अवेलेबल है, अच्छा यू इसमें स्टार्ट लुकिंग इनटू इट। ये जो हम जैसे मिले थे जब शुरू में, तो मैं उस पे आऊँगा कि आजकल चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। इनफैक्ट अगर आप 10 साल पीछे चले जाएँ तो जो नेटवर्किंग होती थी वो डिफरेंट तरीके से होती थी, आज डिफरेंट तरीके से हो रही है, जॉब्स अप्लाई डिफरेंट तरीके से होती थी। हुँ। इनफैक्ट बिज़नेस नेटवर्किंग डिफरेंट तरीके से होती है। तो आप कितना आप समझते हैं लिंक्डइन को कि कितना इम्पोर्टेंट है और आजकल जो लोग जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं लिंक्डइन इज़ इट गुड इनफ? क्योंकि हमारा भी इंटरैक्शन लिंक्डइन की वजह से ही ज़्यादा हुँ। बेहतर हुआ था। मैं मीन पर्सनली मेरे लिए लिंक्डइन इज़ माय माय प्राइमरी प्लेटफ़ॉर्म, तो मैं भी उस पे काफ़ी एक्टिव हूँ फ्रॉम मैनी रीज़न एंड फॉर मैनी फ्यू इयर्स नाउ। लेकिन हाँ, आई थिंक जगह-जगह डिपेंड करता है, तो लिंक्डइन तो इज़ अ प्राइमरी प्लेटफ़ॉर्म, इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। और मेरे पास भी जब लोग आ रहे होते हैं, लाइक नंबर 1 चीज़ मैं उनको यही कहता हूँ कि अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल, कुछ लोग उस पे फ़ोकस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन दुबई के हिसाब से, मैं दुबई और कनाडा दोनों अगर उस पे बात कर रहे हैं, तो वो होता है। और अब चीज़ इस तरह आ गई कि लोग आपकी लाइक अगर आप रेज़्यूमे भेजें ना, लोग उसमें लेकिन लेकिन लिंक्डइन उस पे पिक्चर नज़र आ रही होती है, चीज़ें पता लग रही होती हैं उस तरह से। तो मेरा तो लोगों को ये होता है कि भई नंबर 1 चीज़ आपकी एक प्रोफ़ेशनल पिक्चर होनी चाहिए लिंक्डइन पे, हुँ। और आप उस पे एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए, क्योंकि लोग अब उस मॉडल पे आ रहे हैं कि वो एक्सपर्ट्स हायर करना चाह रहे हैं। रेज़्यूमे पे तो लाइक कोई तरीका नहीं ना वैलिडेट करने वैलिडेट का। करने का तरीका नहीं है। एक रेज़्यूमे तो हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि ये सारी मैं चीज़ें कर लोग सकता हूँ। लिंक्डइन को भी रिज़्यूमे बना देते हैं ना, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं जनरेट कर रहे होते। तो वो हाँ, एक तरह से रिज़्यूमे हो जाता है उनका वो। हाँ, लेकिन उसको लिंक्डइन को अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे यूज़ करें, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हुँ, आप उसको कर रहे हैं, वही अगर अगेन अम, अगर आप उस मोड में हैं, तो पर्सनली स्पीकिंग मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, वो दिस कम थ्रू लिंक्डइन हुँ। एंड थ्रू माय पर्सनल नेटवर्क। मैं एंड जब मैं कभी किसी को चेक कर रहा होता हूँ, मैं सबसे पहले उनका लिंक्डइन प्रोफाइल देखता हूँ, वहीं से मुझे आइडिया मिल जाता है हुँ। कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और तो खैर
whole industry that stood up on this. ज़बरदस्त। चलें यार अबरार, इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। और हमने असल में इंग्लिश में एक पॉडकास्ट की है अबरार के साथ, उसको ज़रूर जाके देख सकते हैं आप लोग, उसका लिंक मैं लगा दूँगा। व्हिच इज़ द एक्चुअल पॉडकास्ट दैट यू केम हियर फॉर। फिर हमने उर्दू में भी हमने कर ली। सो आई एम लाइक होपफुली आपका जो भी वेंचर है सारा एआई, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में अबरार का लिंक और जितनी भी उसकी सोशल्स हैं वो भी लगा दूँगा। तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आई होप कि वो उसके अंदर आप जो भी करना चाह रहे हैं इट फ्लरिश। और अगेन आई वुड रिकमेंड पीपल, probably this video will come before no after the English podcast। तो इंग्लिश Okay. पॉडकास्ट आ चुकी होगी जब तक, तो वो ज़रूर जाके देख सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड इफ यू लाइक टू से समथिंग। नहीं, थैंक यू सो मच। और ये मेरे लिए माय फर्स्ट उर्दू पॉडकास्ट, तो आई होप कि मैं थोड़ा मिक्स नहीं कर नहीं, रहा था, आपने लेकिन ज़बरदस्त, मेरे लिए इट ये वेंट पहली वेरी दफ़ा वेल। था। और नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा मिलके। और हमने इसीलिए डिसाइड किया था कि हम दोनों लैंग्वेजेस में कर लें। तो या हम्म। मैं लाइक तो आपने आपकी आपने भी मैराथन की एक तरह से आज बोल बोल कर। पहले एक हाँ घंटा हमने वैसे बात की, फिर एक घंटा इंग्लिश पॉडकास्ट एंड देन नाउ एक घंटा उर्दू। हाँ, बट मेरे लिए रहेगा फर्स्ट उर्दू पॉडकास्ट। एंड बीइंग हियर एंड लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इस मीडियम के अंदर ज़्यादा कम्युनिकेट करना। चलें ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।